हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लेना है 12th फिजिकल केमिस्ट्री के पांचों चैप्टर का 50 वीवीआई क्वेश्चन। 12th फिजिकल केमिस्ट्री में पांच चैप्टर आपका ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रसायन घनत्व और पृष्ठ रसायन, ये पांचों को मिलाकर 50 क्वेश्चन हम आए। फिर ऑब्जेक्टिव सेट बोले पार्ट 1, इसका पार्ट 2 बनेगा। ये 100 क्वेश्चन है, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट दिया है। ये 100 वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री को काफी तगड़ा कर देगा। बस प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार इसके वीडियो को कम से कम 2 बार वीडियो देखिएगा, जो माइंड में सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे 50 क्वेश्चन जो लिया गया है वह किस प्रकार है। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, लिखित में किस प्रकार के ठोस, निम्नलिखित में किस प्रकार का ठोस पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। किस प्रकार का दोष, तो आपको दो दोष से तो पदार्थ के घनत्व को कम करता है। एक होता है आपका रिक्तिका दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष बोलते हैं। शॉर्टकी दोष जो होता है आपका पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। फ्रैंकल दोष में घटता नहीं है। फ्रैंकल दोष में घटता नहीं तो बढ़ता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, लघु आयन धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। एक घनत्व घटता है आपका शॉर्टकी दोष में। शॉर्टकी दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या बीसीसी का उप घनाकार में होता है कितना, 8। घनाकार में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या 8 होती। कहने का मतलब हुआ कि 8 परमाणु द्वारा घिरा होता है। निकटतम परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजन संख्या। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या 20 सीसी का उप सहसंयोजन संख्या कितना होती है, 8। अगला, फलक केंद्र एक क्वेश्चन, किनारे की लंबाई। तो एफसीसी का आपको पता है त्रिज्या क्या होता है, a/2√2 त्रिज्या। तो a हो गया घन का किनारा, तो a बराबर क्या हो गया, 2√2 गुना a, 2√2 गुना r। ये देखिए बीसीसी का त्रिज्या होता है a/2√2, इसको हम प्रूव भी किए हैं। सॉलिड स्टेट में बीसीसी का संकुलन क्षमता प्रूव किए हैं, एफसीसी का संकुलन क्षमता प्रूव किए हैं, और एफसीसी का रैंक भी प्रूव किए हैं। सब चीज प्रूव किया हुआ है आपका थ्योरी में। और एक्टिव हम देखना है एफसीसी का त्रिज्या क्या होता है, a/2√2। ये हो गया घन किनारा। तो घन का किनारा क्या है, a बराबर r2√2, r2√2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए बी आपका हो जाएगा। देखिए कैसे दिया है, 4/√2r। तो 4 को लिखते हैं 2√2 गुना √2 बटे √2r। √2 गुना √2 दो में 4, तो √2 कट गया, कितना हो गया 2√2r। 2√2r या 2√2r बोलिए या 4/2√2r बोलिए, एक ही बात है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। त्रिज्या a/2√2, ए क्या हो गया 2√2r। 2√2r इसे क्या लिख दिया गया 4/√2। ऐसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2, फिर 2 को क्या लिखेंगे √2 गुना √2, तो √2 क्या हो जाएगा 2√2r बचेगा। अगला क्वेश्चन, किसी दवा घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन एक अंतर है, द्रव्यमान को गुणा करना है रैंक से, आयतन को अवोगाद्रो संख्या से। द्रव्यमान को रैंक से, आयतन को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। अगला देखिए सर, बीसीसी जाला के कोशिका में लिखता हूं, बीसीसी का संकुलन क्षमता भरा हुआ स्थान होता है 68%। संकुलन क्षमता जो होता है बीसीसी का वो होता है 68%, भरा हुआ स्थान। तो खाली कितना होगा, रिक्त, तो 100 में घटा लीजिए, रिक्त हो जाएगा कितना 32%। 32% क्या होगा रिक्त। ऑप्शन नंबर डी बीसीसी का। अगला, ट्राइक्लिनिक को हिंदी में बोलते हैं त्रिनताज। त्रिनताज, और त्रिनताज में अल्फा बराबर हो, अल्फा नॉट इक्वल टू होता है बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू होता है गामा,
गामा नॉट इक्वल टू होता है 90 डिग्री, ये होता है तीव्रता, इसको ट्राइक्लिक बोलते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा। जिसमें ताश 3 ताश हो एक ताश लग गया तो कोई सी बराबर नहीं होता ताश। ऑप्शन नंबर सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 ताश। इसको याद रखिएगा। 7 बार का एक क्वेश्चन इसमें था, क्या घनीय था, त्रिसमताश था, षटकोणीय था, विषम लंबास था। इस सातों का अक्षर देखिएगा आंसर दिया हुआ है। पीसीसी संरचना में केंद्र को उपस्थित होना होता है। पीसीसी संरचना में क्या होता है? जो परमाणु केंद्र बीसीसी, बीसीसी के संरचना में परमाणु उपस्थित होता है किनारा पे और केंद्र पे। जो परमाणु केंद्र पे होता है उसका बंटवारा नहीं होता, वह एक ही घन का हिस्सा होता है, एक ही यूनिट सेल का हिस्सा होता है जो परमाणु केंद्र पर उपस्थित होता है। बीसीसी परमाणु कहाँ होता है? कोना पर, 8 कोना है, 8 कोना पे और केंद्र पे। जो परमाणु कोना पे होता है उसका 1/8 भाग होता है, लेकिन जो परमाणु केंद्र पे होता है उसका पूरा एक हिस्सा होता है, उसका बंटवारा नहीं होता है। आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में किस युग में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय पाया जाता है आपका एससीपी में, षटकोणीय निबिड़ समूह। आपको पढ़ाए थे अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां, परमाणु की संख्या के बराबर होता है अष्टफलकीय रिक्तियां, और उसका दुगुना क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय का दुगुना चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय होता है एससीपी में, षटकोणीय निबिड़ समूह में, और अष्टफलकीय होता है सीसीपी में, घनीय निबिड़ समूह में। क्यूबिक क्रॉस पैक घनीय निबिड़ समूह में क्या होता है? अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय का होता है एससीपी। देखिए ऑप्शन चतुष्फलकीय एससीपी और सीसीपी। एससीपी बहुत सिंपल क्यूबिक, एससीपी और सीसीपी, ये भी आपका आंसर दिया हुआ है। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय रिक्तियां पाया जाता है आपका एससीपी में और अष्टफलकीय पाया जाता है सीसीपी में। अगला, किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम? तो हिमांक का अवनमन आप पढ़ाई याद कीजिए। हिमांक का अवनमन आई के एफ एम, इन पर हिमांक का अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक बिंदु में कमी आती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। जब समानुपातिक चिन्ह किया था हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये आई था वांट ऑफ गुणांक, आई क्या था? वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। किसका हिमांक अधिकतम हुआ? जिसका आई ज्यादा हुआ था K2SO4 है, K2SO4 का आई होगा 3, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, 2 पोटेशियम 3 आयन। नमक का आई होगा 2, नमक का आई कितना होगा 2, एक सोडियम आयन देगा, एक क्लोरीन आयन देगा। यूरिया, यूरिया और ग्लूकोज आयन में नहीं टूटता, यूरिया और ग्लूकोज या चीनी और नमक आयन में, ये सब आयन में नहीं टूटता है, अनायनिक होता है। सबका आई होता है 1, आई कितना होता है? सबका 1 होता है। जिसका आई ज्यादा होगा उसका हिमांक का अवनमन भी ज्यादा होगा। कि पोटेशियम सल्फेट का आई ज्यादा है, हिमांक का अवनमन क्या होगा? ज्यादा होगा। हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। अगला, घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल की मोल संख्या, 1 केजी विलायक में, विलायक को घोलक बोलते हैं, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को बोलते हैं हम लोग मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता, छोटी एम, मोललता, जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, जो होता है विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में, मात्रा होता है मोल प्रति केजी, मोललता। ये हो गया आपका बी नंबर, मोललता। अगला देखिए, 5% केन सुअर चीनी है, 5% केन सुअर चीनी का आइसोटोनिक है, 1% अज्ञात मिलेगा। सम आइसोटोनिक, आइसोटोनिक हो गया समप्रासरी विलयन, समप्रासरी, समप्रासरी विलयन, समप्रासरी विलयन। वैसा दो विलयन का प्रासन लाभ क्या हो? समान हो। तो क्या आप लेते हैं? N1 बराबर N2, पहले का मोल बराबर दूसरे का मोल। तो 5% चीनी का जो है विलयन है वो समप्रासरी है, 1% किसी विलय के हो। चीनी का मोल क्या हुआ? दिया हुआ भार 5% है 5 ग्राम, दिया हुआ भार बटे आणविक भार, चीनी का आणविक कितना? 342, बराबर दिया हुआ भार 1% कोई विलय है, इसका आणविक भार ने दिया तो m मान लो, यहां से m नहीं निकल जाएगा। m क्या हो गया? m बराबर हो गया आपका
342/5, 342/5, तो कितना बड़ा भाग आएगा, 6×5 = 30, लगभग ये आ जाएगा आपका 68.2 ग्राम। ये समप्राशी विलयन, वैसा दो विलयन का प्राशन दाब क्या हो, समान हो। अगला क्वेश्चन, एक जलीय विलयन का हिमांक बिंदु -0.186 डिग्री सेल्सियस है। इस विलयन के लिए केवीए केयर का मान है, बड़ा सटीक सच है। इसमें हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन दोनों का कॉन्सेप्ट है। ये पहले क्या क्या दिया है, विलयन का हिमांक बिंदु दिया है -0.186 डिग्री सेल्सियस, केवी का मान दिया है 0.512। आप लोग फास्ट सॉल्व कीजिए और कमेंट बताइए कि अगर जेएमएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। देखिए आपको क्या करना है, पीएफ हिमांक का अवनमन निकाल लीजिए। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, T0 F - TF बराबर KFM। आ रहा है, हिमांक का अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। तो शुद्ध जल, ये जल का किस ताप पे जल जमता है, शुद्ध हिमांक 0 डिग्री, माइनस TF कितना दिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.186 दिया, KF कितना दिया है 1.86, ऐसे मोलरता नहीं निकल जाएगा, तो मोलरता हो जाएगा यहाँ से 0.186/1.86। ये आपका हो जाएगा भाग, नीचे 3 शून्य ऊपर 2 शून्य, ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 मोलरता। इससे मोलरता आपका आ गया, यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए मोलरता आ गया है। अब पूछा क्वथनांक, हमको पता है क्वथनांक का उन्नयन मोलरता के समानुपाती होता है। केवी का मान दे दिया, केवी मान दे 0.512, अब मोलरता कितना आया हिमांक के अवनमन से 0.1, कितना हो जाएगा 0.0512, 0.0512 डिग्री सेल्सियस। देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में आपका हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन दोनों का मान दिया हुआ है। तीसरा, आप हिमांक के अवनमन से मोलरता निकाल लेंगे और मोलरता का मान उठा देंगे क्वथनांक के उन्नयन में, क्योंकि क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक का उन्नयन कॉमन पॉइंट क्या है, मोलरता का, दोनों मोलरता के समानुपाती होता है। अगला देखिए 0% 0.01 मोलर था ग्लूकोज का विलयन C6H12O6, इतना ग्लूकोज का विलयन है। 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन है। तो तुलना में हिमांक का, हमको पता है कि हिमांक का अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन आगे लग गया आई, जो हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है, इसका आई होगा 1, इसका आई हो गया 2 क्लोरीन आयन 1 मैग्नीशियम, इसका आई हो गया 3। ग्लूकोज तो आयन में टूटेगा नहीं, इसका आई 1 ही हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड या आयन में टूटेगा, इसका आई कितना हो गया 3। दोनों में तुलना की, दोनों मोलरता समान है, ये आई इसका 3 गुना है, इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो ग्लूकोज की तुलना में मैग्नीशियम क्लोराइड का हिमांक का क्या होगा, लगभग 3 गुना होगा, लगभग 3 गुना होगा किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगला बेंजोइक अम्ल का बेंजीन के घोल में 1 to गुना, देखिए बहुत ही डिग्री क्वेश्चन है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का द्वितीयकरण होता है, द्वितीयकृत डायमर, डायमर, डायमर में 1 to गुणांक होता है 0.5, या इसको बोल सकते हैं 1/2। वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या, 2 मोल 1 मोल डायमर हो गया। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन के घोल में क्या होता है, डायमर होता है, द्वितीयकरण होता है। 1 to गुणांक क्या होता है 0.5। अगला देखिए
अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रासंगिक, जल्दी फास्ट वर्ड रहेगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली किससे? विलायक अणु की, विलायक अणु का जल्दी तोड़ने फास्ट रहेगा अर्ध पारगम्य झिल्ली से। देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की क्रिया से विकल्प बता। अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्राशन में विलय के अणु आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन विलायक के बड़े अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार नहीं हो पाते हैं। तो विलय के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से आसानी से पार कर जाते हैं, जबकि विलायक के अणु पार नहीं कर पा रहे। तो सिंपल हम लोग एग्जांपल बोर्ड में किडनी है। किडनी जो ऑस्मोटिक ऑर्गन प्राशन अंग कहा गया है। ये किडनी है, ये प्राशन दाब का ही काम करता है, विलायक के अणु को जान लेता है, ये विलायक अणु को फिल्टर कर लेता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली बायोलॉजी का टर्म है। अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो विलय के अणु को, तो विलय के अणु को अपने से पार होने देगा, विलय के अणु को, विलय के अणु को, लेकिन विलायक के अणु को पार होने वा नहीं देता है, विलायक के अणु को पार होने नहीं देता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्राशन क्रिया निकल पाता है क्या? विलय के अणु। अगला क्वेश्चन, एक फैराड विद्युत कितने कूलम्ब? तो एक फैराड में होता है 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब, लगभग 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब। इसका परिभाषा क्या होता है? एक वन फैराड का परिभाषा होता है, वन फैराड का परिभाषा होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को 1 फैराड कहते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को 1 फैराड। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.022 गुना 10 पर पावर 23। एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 गुना। गुना कीजिए तो लगभग आपका आता है 96,500। आधा 96,500 कुछ आता है, लेकिन इसको मान लिया गया है 96,500 कूलम्ब, 1 फैराड। अगला, एक मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचय कीजिए। एल्युमिनियम 1 मोल है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर। 1 मोल एल्युमिनियम धनायन है, 3+ है, इसका अपचयन हो गया एल्युमिनियम धातु। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 3 था, वहां हो गया 0। तो 1 मोल में, तो मतलब 1 मोल एल्युमिनियम है, अगर एक आवेश का 1 फैराड की 3 आवेश है, तो 3 फैराड। 3 फैराड क्या? 3 गुना 96,500 कूलम्ब फैराड का लगभग कितना हो गया? 0 0 3 आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ है, तो 1 मोल में 3 फैराड। 1 मोल पर उपस्थित आवेश को 1 फैराड कहते हैं, 3 मोल में मिलेगा 3 फैराड। तो 5 15 का 5, 6 18 1 19, 9 27 1 28, इतना कूलम्ब। देखिए ऑप्शन दिया है दशमलव में, दशमलव आगे शिफ्ट कीजिए, 1 2 3 4 अंक के बाद शिफ्ट कीजिए, कितना हो जाएगा? 28.95 गुना 10 पर पावर 4। और एक अंक और कीजिएगा, एक और आगे शिफ्ट, कितना हो जाएगा? 2.895 गुना 10 पर पावर 5। देखिए कौन ऑप्शन है? 2.28.9, 2 कितना दिया है? 28.95, तो दशमलव के अंक के बाद है 1 2 3 4 अंक के बाद है 95, दशमलव पावर यहाँ 4 होगा सर, दशमलव पावर 4, और 2 दशमलव आगे शिफ्ट कीजिए 5 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव पावर 5 हो जाएगा, प्लस 4। ये आंसर इसका होगा सर। इसमें गलत है। 2.895 गुना 10 पर पावर 5 या 28.95 गुना 10 पर पावर 4। ये जाएगा ऑप्शन आपका। ये था 1 मोल। अगर था कॉपर आयन, मतलब Cu2+ से कॉपर आयन में अपकरण हो गया, 2 फैराड, 2 आवेश है तो 2 फैराड। इस तरह क्वेश्चन आपका बार-बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आता रहता है।
अगला देखिए, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा? कोई सिंपल ट्रिक है। लीना के बाबा, सड़क का नाक, मगर आलोक जी फेविकोल निकाल टीन से हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। गोल्ड सबसे जो गोल्ड था, हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। देखिए कि पांचों में आपका हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील है। इसके ऊपर सब क्या था? सोडियम, पोटेशियम, मीडियम उसके ऊपर था। अपकृत नहीं करा, तो जो ज्यादा हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील था, जो क्रियाशीलता से ऊपर था, उसको हाइड्रोजन अपकृत नहीं कर पाएगा। इससे क्या, लोहा, जिंक, ये सभी को हाइड्रोजन अपकृत नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर और चांदी को अपकृत कर देगा। कॉपर और चांदी को, तो कॉपर और चांदी क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, बाकी इसके सब ऊपर था। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, एक दिया हुआ फिनॉल है, आपका डाइफिनॉल है। मानक इलेक्ट्रोड होते हैं, देखिए डायरेक्ट समीकरण क्या था, E बराबर ई सेल बराबर इनोड सेल माइनस 0.059 बटे n log k। log k क्या था, उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक का सांद्रता। log k क्या हो जाएगा, इनोड का मान कितना, इनोड कितना मान लिया 1.30, 0.059 बटे n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। log k, log क्या है, उत्पाद, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता। और आपको पता है कि आगे जो गुणांक होता है क्या होता है, घातांक सम्मिश्रांक में। लेकिन हाइड्रोजन आयन का सांद्रता ने पीएच मान दे दिया है, तो पीएच मान 2 है, पीएच मान 2 है, तो हाइड्रोजन आयन कितना होगा, तो होता है इसका फॉर्मूला क्या, हाइड्रोजन आयन बराबर 10 पर पावर माइनस पीएच, 10 पर पावर माइनस पीएच, पीएच मान 2 है, 10 पर पावर माइनस 2 हो गया इसका सांद्रता, 10 पर पावर माइनस 2। तो अब मान सबका बैठा दीजिए सब, तो 1.30 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रता माइनस 2 का पावर 2। इसको गुणा भाग कीजिएगा अच्छी तरह से, देखिए इस तरह आ जाएगा लास्ट में 1.30 माइनस 0.059 बटे 2 माइनस 4 लॉग 10, माइनस 4 लॉग 10, माइनस 4 लॉग 10, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दिया जाएगा 1.30 प्लस 0.059 गुना 4 बटे 2। तो ये आपका लगभग आ जाता है, जानते हैं कितना, लगभग आपका आएगा 1.42 वोल्ट आएगा लगभग। इतना गुणा भाग कीजिएगा सर, ये देखिए गुणा भाग हम ही करते हैं, रुकिए कि आप लोग गुणा भाग में बड़ा भागते हैं, हम तक याद रख, देखिए हम आगे गुणा भाग करते हैं। कहाँ आ गया था, माइनस 4 लॉग 10 ऊपर भी मिटाते हैं, डायरेक्ट समीकरण को मिटाते हैं ऊपर, क्या आया था आपका, ये ना E बराबर 1.30 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग 10 पर पावर माइनस 4। अब देखिए को गुणा भाग करते हैं, अब 1.30 माइनस 0.059 बटे 2 माइनस 4 लॉग 10, लॉग 10 का मान कितना होता है 1, लॉग 10 का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया 1.30 प्लस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो हो गया 0.918 का 8 5 10 10 1 11, इतना जोड़ दीजिए, कितना आएगा लगभग, ये आ जाएगा 1.418, लगभग 1.4। काफी एडवांस क्वेश्चन था, तो काफी तरह से डायरेक्ट समीकरण पे आपका ये बनेगा। ई स्टेलर आगे नोट स्टेलर माइनस 0.05 n log k, log k का क्या, उत्पाद का सांद्रता जो हाइड्रोजन आयन था, लेकिन यहाँ पर आपको दिया था पीएच मान, तो पीएच मान से बदलेंगे हाइड्रोजन आयन में, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता और क्या होता है 10 पर पावर माइनस पीएच, 10 पर माइनस 2 हो गया। अगला बेरियम सल्फेट के संतुलित घोल का संतुलित
सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट है और विशिष्ट सुचालकता इतना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर समतुल्य चालकता होता क्या है? समतुल्य चालकता का होता है k गुना विशिष्ट चालकता गुना 1000 बटे नॉर्मलता कहिए या सांद्रता कहिए, समतुल्य चालकता। इसमें समतुल्य चालकता दिया है 400, कितना दिया है 400। अब के विशिष्ट चालकता कितना दिया है के दिया है 8 गुना 10 पर पावर माइनस 5 गुना 1000। n नहीं निकल जाएगा, n से n क्या हो जाएगा, n बराबर नीचे लाएगा 8 गुना 10 पर पावर 3 गुना -2, ये तो नीचे आ गया 400, 2 4 दूनी 8, 2 गुना 10 पर पावर -4, 2 गुना 10 पर पावर, ये आ गया सांद्रता। लेकिन बेरियम सल्फेट का Ksp पूछा, बेरियम सल्फेट का ध्यान दीजिएगा। अब बता दीजिए पहले फर्स्ट समतुल्य चालकता है k गुना 1000 बटे n, ये होता है समतुल्य चालकता। सांद्रता निकल गया तो बेरियम सल्फेट कितना हो जाएगा, जल्दी फास्ट। अब देखिए n तो निकल गया है, अब फिर क्या निकालना है, बेरियम सल्फेट सांद्रता क्या होगा, बेरियम आयन का सांद्रता इनटू सल्फेट आयन का सांद्रता, तो गुना कर दीजिए, सांद्रता का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी उतना ही सांद्रता 2 गुना 10 पर पावर -4, इसका भी 2 गुना 10 पर पावर -4, 2 दूनी 4, 4 गुना 10 पर पावर -1, 4 गुना 10 पर -1 मीटर स्क्वायर, सांद्रता का स्क्वायर हो गया m। ये था आपका समतुल्य चालकता। तो मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता का होता है k गुना 1000 बटे मोल अंतर, ये होता है मोल, ये था समतुल्य चालकता। अब देखिए फैराडे का विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम, फैराडे का दो नियम पढ़े थे, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या था कि इलेक्ट्रोड पे जमा किसी पदार्थ का मात्रा समतुल्य, इलेक्ट्रोड पे जमा किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पे जमा किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है, जो था आपके फैराडे के फर्स्ट नियम से। और सेकंड नियम क्या होता है, समतुल्य इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ का मात्रा समतुल्य भार के बराबर होता है, समतुल्य भार के बराबर होता है सेकंड नियम से। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, फैराडे का विद्युत विश्लेषण द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से वैद्युत अपवर्तन के समतुल्य भार से, धनायन के वेग से ऋणायन के परमाणु वैद्युत अपवर्तन के समतुल्य भार से। जो परमाणु के लिए होता है परमाणु भार बटे आवेश, परमाणु भार बटे आवेश। अगला जलीय घोल में हाइड्रोजन किसी अपकृत, जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होगा उसे हाइड्रोजन अपकृत नहीं कर पाएगा, वो क्रियाशीलता से रिलेटेड क्या रखिएगा लेना के बाबा। तो जलीय घोल में हाइड्रोजन लोहा और जिंक को अपकृत नहीं कर पाएगा, इन कॉपर और चांदी को अपकृत कर देगा, तो कॉपर और चांदी क्या हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। अगला एबीसी का मानक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है प्लस 0.68, एक का दिया है -2.50, एक का दिया है -0.5। अब ध्यान दीजिएगा इन तीनों में अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता जितना विभव का मान ऋणात्मक होगा, विभव का मान जितना ऋणात्मक होगा क्रियाशीलता श्रेणी में जो जितना ऊपर होगा उसका अपचायक क्षमता उतना ज्यादा होता है। तो अपचायक क्षमता सबसे अधिक हो गया -2.5 का, 2.5 B का सबसे ज्यादा क्या हो गया B का, उसके बाद C का फिर ऋणात्मक है, B का C का तब A का, जिसका मानक इलेक्ट्रोड जो जितना ऋणात्मक होगा उतना वो प्रबल अपचायक होगा। ऑप्शन ए डी में देखिए BCA, जिसका मानक इलेक्ट्रोड जितना ऋणात्मक होगा वह ज्यादा क्रियाशील होता है केमिस्ट्री में और उसका वह अपचायक होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा धनात्मक होगा वो ऑक्सीकारक होगा। फ्लोरीन,
फ्लोरीन पूरा केमिस्ट्री में सबसे प्रबल अवशोषकारक है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक धनात्मक होता है। तो माइनस में मतलब ज्यादा क्रियाशील है वो अपचायक है, कोई लेना के बाबा रखना, वो ट्रिक का बहुत तगड़ा है, उसको भूलिएगा, पूरा केमिस्ट्री में काम देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सेम वही क्वेश्चन, 1 मोल एल्युमिनियम आयन, सिंपल वही क्वेश्चन हो गया सर, मतलब 4 आना चाहिए। 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम में अपचयन कर दिया और ऑक्सीजन से हटा दिया, तो 1 मोल पे कितना, 1 फैराड, तो 3 आवेश से 3 फैराड, 3 फैराड में 3 गुना 96,500 कूलम, तो लगभग क्या आता था कितना, 28.95 गुना 10 पर पावर 4, ये कुछ देर पहले भी कुछ आया था। और था कॉपर आयन को, 1 मोल कॉपर आयन को अपचयन कर दिया कॉपर में, तब 2 आवेश से 2 फैराड, 2 गुना 6500 किलो, काफी जी क्वेश्चन है। अगला देखिए, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, देखिए यहाँ गिब्स ऊर्जा कॉन्सेप्ट है, यानी गिब्स ऊर्जा का मान यदि ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया स्वतः होगा अपने आप, यदि गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया अस्वतः होगा, उसको अभिक्रिया को कराना होगा। यदि गिब्स ऊर्जा का मान 0 होगा तो अभिक्रिया होता है साम्य अवस्था पे, साम्य अवस्था पे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत अभिक्रियाई कॉन्सेप्ट है। गिब्स ऊर्जा, कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, मतलब अभिक्रिया स्वतः अपने आप हो रहा, उसको आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। और गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया अस्वतः, वो अपने आप में उसको कराना पड़ेगा। और गिब्स ऊर्जा का मान 0 हो तो वह साम्य अवस्था पे होता है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अब देखिए इंथैल्पी, इंथैल्पी ऋणात्मक हो तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो गया, एंथैल्पी धनात्मक हो तो उसमें शोषीय अभिक्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 96,500 कूलम वैद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है कितना कॉपर। देखिए फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या था कि इलेक्ट्रोड पे जमा किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है, वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाया गया तो क्या आया था, जेड। जेड क्या था, जेड था ई समतुल्य भार बटे फैराडे नियतांक, ये फैराडे के प्रथम नियम से बन जाएगा। देखिए क्या है, समतुल्य भार क्या होता है, परमाणु भार बटे आवेश, तो कॉपर का परमाणु भार कितना होगा 63, आवेश कितना है 2, और कितना आवेश दिया है 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। और F का मान कितना, समतुल्य भार गुना आवेश बटे F, F का मान कितना होता है 96,500 कूलम, ये दोनों तो कट ही गया सर, 63 बटे 2, तो ये लगभग आ गया 31.76 ग्राम को, 31.76 ग्राम को तांबा बोलते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम से है कि कैथोड पर जमा किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह क्या है, जेड, इसको फैराडे ई, जेड शब्द का इक्विवेलेंट कांस्टेंट था, इक्विवेलेंट कांस्टेंट तो ई बटे एफ था, ई बटे एफ समतुल्य भार बटे फैराडे नियतांक। और समतुल्य भार क्या था, परमाणु भार बटे आवेश, परमाणु भार बटे आवेश। कितना आवेश प्रवाहित हुआ 96,500 कूलम, और एफ का मान क्या है 96,500, सिंपल है सर। और देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो देखिए जिंक और लोहा में ज्यादा क्रियाशील कौन है, देखिए लीना के बाबा सड़क का नाक मगर आलोक जी, जिंक मगर आलोक जी, फेविकोल, फेविकोल देखिए जिंक ऊपर है तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, और जो धातु ज्यादा क्रियाशील होता है उसको बनाते हैं कैथोड, ज्यादा क्रियाशील धातु को बनाते हैं हम लोग एनोड, ज्यादा क्रियाशील को एनोड और कम क्रियाशील को कैथोड। तो कैथोड लोहा और जिंक में, मगर आलोक जी, जिंक क्या है ज्यादा क्रियाशील है, लोहा क्या है कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील धातु को हम लोग बनाते हैं कैथोड। तो लोहा को कैथोड बनाएंगे तो कैथोड 0.41 माइनस 0.76, और कैथोड बन जाएगा हमारा कौन, कैथोड बन जाएगा हमारा लोहा, लोहा। और एनोड कौन बन जाएगा हमारा जिंक, मगर आलोक जिंक, जिंक।
लोहा का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ये लगभग आपका आ जाएगा माइनस 0.6535 माइनस 0.35 वोल्ट। कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा होता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल सांद्रता वाले विलयन का 1 मोल सांद्रता वाले विभव को क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो था कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। तब कॉपी में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी फास्ट आइए, थोड़ा 2 मिनट में जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखिए सर, तो थक जाते हैं तो रेस्ट लेना पड़ता है, माइंड फ्रेश होने लगता है। अगला देखिए, अगला देखिए, सबसे प्रबल अपचायक कौन है? तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? जिसका मानक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जिसका मानक इलेक्ट्रॉन जितना ऋणात्मक होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, वो अपचायक होगा। और ज्यादा क्रियाशील धातु को क्या मानते हैं? एनोड। एनोड ज्यादा क्रियाशील धातु को। तो देखिए विभव माइनस में इसका दिखा, लोहा का विभव ज्यादा नेगेटिव है। लोहा क्या होगा? प्रबल अपचायक। जिसका मानक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा वो प्रबल अपचायक होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है वो ऑक्सीकारक होता है। अगला सेल अभिक्रिया के लिए देखिए आयन का सांद्रता, लेकिन नैरेस्ट समीकरण क्या था? E बराबर इनोड माइनस 0.059 बटे n लॉग के। लॉग के क्या था? उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक सांद्रता। उत्पाद क्या है? कॉपर आयन का सांद्रता बटे अभिकर्मक आयन का क्या है? चांदी का सांद्रता। सिल्वर आयन का सांद्रता, सिल्वर का कितना है? 2 है, 2 का तांग हो गया। ये था आपका नैरेस्ट समीकरण। अगर कॉपर आयन का सांद्रता दोगुना, तो कॉपर आयन का सांद्रता दोगुना कीजिएगा तो मानक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घट जाएगा। सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घट जाएगा। मैच लगा हुआ सर, मानक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मानक इलेक्ट्रॉन सेल क्या होगा? वह घट जाएगा। आधा होगा ये हमने कह सकते सर, लेकिन दोगुना थोड़ा कम हो जाएगा। जो थोड़ा क्या कम जाएगा, सांद्रता को यदि बढ़ाएंगे कॉपर का तो सेल का मानक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वह घट जाएगा। ये एग्जैक्ट होने को तो दोगुना आधा होगा उसका, ये नहीं बोल सकते। जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक चालक में प्रवाहित होती है, वैद्युत आवेश के द्वारा वो कुल्लक कहते हैं। I बराबर Q बटे T, वैद्युत आवेश। Q बराबर क्या? IT। 1 एम्पीयर की धारा जब 1 सेकंड तक चालक में प्रवाहित होती है, वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होते हैं? 1 कूलम्ब होते हैं। अगला पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है। सीमांत मोलर सांद्रता तीनों का दिया हुआ है। और आपसे पूछा है सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम ब्रोमाइड का क्या हो? दिमाग लगाइए, सोडियम यहाँ है और ब्रोमीन यहाँ है, मतलब ई दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए। ई दोनों को जोड़ के उसको क्या होगा? पोटेशियम, पोटेशियम कट गया, सोडियम क्लोरीन क्लोरीन कट गया, सोडियम ब्रोमाइड बच गया। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड को जोड़ना है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड को जोड़ना है 126 प्लस 152। घटाना किसको है? पोटेशियम क्लोराइड को, यानी 150 दिया हुआ उसका सीमांत मोलर चार्ज था, ताकि अगर दोनों को जोड़ के इसको घटा तो क्या आएगा? सोडियम ब्रोमाइड हमारा आ जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, तो हो गया ये 6 2 8 5 2 7 2 माइनस 150, घटाइए कितना आएगा? 8 2 1 128 साइमंस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही होता है मात्रक सीमांत मोलर चलता। साइमन, साइमस महो, साइमस को महो बोलते हैं, या ओम इनवर्स।
ओम का उल्टा साइमस या महू। ऑप्शन नंबर सी। दो को जोड़ के तीसरा बता निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। परवल वैद्युत अपव्यय की चाहता, परवल वैद्युत अपव्यय का सीमांत मोल चलता जो होता है वो धीरे धीरे घटता है, तरलता पे क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। मान रखिएगा परवल वैद्युत अपव्यय क्या, परवल अम्ल परवल क्षार, इसमें क्या परवल वैद्युत अपव्यय जो पूरी तरह से आयन में टूट जाता है क्या कहते हैं, परवल वैद्युत अपव्यय। और तरुणता, तरुणता करने पे क्या होता है, आयन उसका घटता है, चलाता भी क्या होता है, घटता है। या आपका एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ होगा। जब शीशा संचायक बैटरी आवेशित होता है, देखिए जब संचायक बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें रीजनरेट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ बैटरी क्या है, संचायक बैटरी द्वितीय सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब वह आवेशित किया जाता है शीशा से और सल्फ्यूरिक अम्ल का पुनः निर्माण होता है। संचायक बैटरी को जब आवेशित किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पुनः निर्माण होता है। अगला, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान किसके विरुद्ध, अधिकांश अभिक्रिया में ताप का मान 10 डिग्री अंतर है, ताप का अंतर 10 डिग्री है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट में मान कितना होगा, 2 से 3 के बीच, 2 और 3 के मध्य होता है ताप गुणांक का मान। ताप गुणांक क्या है, तापमान का अंतर कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस ताप गुणांक में कितना अंतर होता है, 2 और 3, 10 का अंतर होता है। मान लो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री, जब तापमान का अंतर कितना हो, 10 डिग्री। रसायन प्रवृत्ति के क्वेश्चन है, अंतिम एनसीईआरटी के अंतिम एनसीईआरटी में चौथा चैप्टर होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, रसायन केमिकल काइनेटिक्स, उसका अंतिम टॉपिक ये होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सब तो समय के साथ क्या होता है, हमेशा घटता है। रासायनिक अभिक्रिया समय के साथ हमेशा घटती है, याद रखिएगा। कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, देखिए ईस्टर का जल में प्रतिलोमन, तो आपका ईस्टर का जल में प्रतिलोमन क्या है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑर्डर, ये भी प्रथम कोटि का है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ऑर्डर, ये भी क्या है, प्रथम कोटि का। ये तीनों एग्जांपल आपका प्रथम कोटि का है, लेकिन आपका 2 नंबर जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। और ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, ये छद्म प्रथम कोटि का है, ये दोनों प्रथम कोटि का। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपका ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अगला, किस कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग तथा स्थिरांक समान होता है, तो शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि में क्या घटा कितना हो जाएगा, 0। अभिक्रिया का जितना वेग होगा उतना ही k होगा शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग तथा स्थिरांक क्या होता है, समान होता है। अब आप सुनिए फास्ट, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको सक्रिय ऊर्जा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तो जो बैरियर होता है वो होता है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा को कम कौन करता है, उत्प्रेरक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे कि दो तरह की धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है, इससे अभिक्रिया जल्दी होता है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को लेट करेगा और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ाता है। सक्रिय ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतना स्लो होगा। किसी अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा। प्रथम कोटि के लिए बहुत फेमस है, प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु कितना प्रूव किए थे, 0.693 बटे k, इसको उधर लिखा रहेगा ln2k, ln2k प्रथम कोटि की अर्धआयु 0.693 बटे k प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु। किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, अणुभार, परमाणु भार, तुल्यक भार। तो अभिक्रिया का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। इसमें होता है एक्टिव मास, जो अभिक्रिया में पूरी तरह से भाग लेता है, एक्टिव मास। आपको ये पता है एक्टिव मास यदि सांद्रता अधिक मात्रा में हो तो वह सक्रिय द्रव्यमान है, समुद्र है। अब समुद्र से 1 गिलास पानी हम निकाल लेंगे, क्या समुद्र में कोई इफेक्ट पड़ेगा, सक्रिय द्रव्यमान होगा जहां कुछ का इफेक्ट पड़े अभिक्रिया पर। तो सक्रिय द्रव्यमान अभिक्रिया किसमें करता है, सक्रिय द्रव्यमान पे, एक्टिव मास पे। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, तो अभी आप बताएं, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक 2 तरह होता है, धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है। एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है।
पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक दो तरह का, एक अभिक्रिया को बढ़ाएगा धनात्मक उत्प्रेरक, एक अभिक्रिया के वेग को कम करेगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसी भी अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है, सही बात है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ये भी सही है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी और घटाता भी, ये सही होगा। दो तरह का उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। अब देखिए क्या है H2 H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश पर। सूर्य के प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो अभिक्रिया नहीं होगा, मतलब इसको अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, शून्य। अन्य अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक पे निर्भर नहीं करा, कहां निर्भर है, सूर्य के प्रकाश, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांख्यिक पर निर्भर नहीं करके सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का अर्धधारी निर्भर नहीं करता था। प्रथम कोटि के लिए अर्धधारी का ट्रिक क्या था, अर्धधारी बराबर a बटे a पर पावर, अर्धधारी का ट्रिक क्या था आपका, अर्धधारी बराबर 1 बटे a पर पावर n माइनस 1। n था जहां कोटि, यानी क्या था वहां, n था आपका कोटि, ये था अर्धधारी कोटि, ये था सांद्रता। ए क्या आपका है, ई ट्रिक को याद रखिएगा सब, बहुत धासु ट्रिक है। ए था क्या आपका सांद्रता, तो a बराबर n माइनस 1। प्रथम कोटि के n का मान 1 रखेंगे, 1 n का मान 1 में 1 दिया 0। लेकिन प्रथम कोटि का अर्धधातु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रथम कोटि का अर्धधातु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इनका मान एक सिंपल ट्रिक था आपको अर्धधातु बचाने का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई, वेग स्थिरांक का ट्रिक क्या होता है, k बराबर मोल पर पावर 1 माइनस n लीटर पर पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये वेग स्थिरांक ट्रिक। तो प्रथम कोटि के लिए n का मान तो 1 रखेंगे, तो n का मान 1, 1 में गया 0, 1 में गया 0, क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, यानी समय का उल्टा। सेकेंड इनवर्स बोलिए या घंटा इनवर्स बोलिए, इसलिए आंसर दिया है समय इनवर्स, हाँ समय का इनवर्स टाइम का उल्टा हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, वेग स्थिरांक का ट्रिक। अगला सुने, टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि का, जल्दी फास्ट, ये किस कोटि का एग्जांपल है, प्रथम कोटि की, शून्य कोटि की, द्वितीय कोटि की, छठम प्रथम, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए, रियाजोमेंट बनाना जल्दी कीजिए। देखिए टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन ये होता है शून्य कोटि का एग्जांपल, ये आपका है शून्य कोटि का उदाहरण। टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन हो या स्वर्ण सतह पर विघटन, क्या होता है, स्वर्ण सतह पर विघटन, ये भी शून्य कोटि। शून्य कोटि का दो बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है, अमोनिया, टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन हो या स्वर्ण सतह पर विघटन हो, ये सब होता है क्या, शून्य कोटि का। ये बहुत लंबा टाइम हो चुका है सर, जल्दी कीजिए फास्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड जिसको बोलते हैं द्रवरागी कोलाइड, द्रवरागी, द्रवरागी कोलाइड, इसमें आकर्षण क्षमता हो तो वो द्रवविरागी। द्रवरागी को बोला गोंद, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, जिलेटिन द्रवरागी। एक होता है द्रवविरागी, जिसको एक बार अलग कर दिया तो मिलेगा नहीं, जो होता है सल्फाइड, धातु का सल्फाइड, धातु का सल्फाइड। द्रवरागी कोलाइड और द्रवविरागी कोलाइड। द्रवरागी को लायोफिलिक बोलते हैं, द्रवविरागी को लायोफोबिक, लायोफोबिक द्रवविरागी। तो लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, दूध, गोंद, कुहासा, खून, कुहासा जो आपका है सर, ये लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। द्रवरागी और द्रवविरागी फिर आपका गोंद, स्टार्च और जिलेटिन, गोंद, स्टार्च और जिलेटिन, गोंद, दूध और खून आपका गया लायोफिलिक में, कुहासा का लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। कोलाइड कणों का आकार, देखिए सबसे सरफेस केमिस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट यही है, पूरा कोलाइड चैप्टर, पूरा कोलाइड चैप्टर कणों के आकार पर आधारित है। इसका आकार कहिए, कोलाइड कण का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर,
इसके बीच का कोलाइड कण होता है। अगर इससे भी छोटा है कण तो वो हो जाएगा बिलियन। वो क्या हो जाएगा? बिलियन। और 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो हो गया निलंबन। निलंबन मिट्टी का पानी का घोल, निलंबन। और इसके बीच में यदि आकार है किसी भी मिश्रण का तो वह होता है कोलाइड। कोलाइड 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच साइज है, कण का आकार है, वह होता है कोलाइड। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर से भी कम है तो हो गया बिलियन। अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो क्या? निलंबन। मिट्टी और पानी का मिश्रण, वो था निलंबन, मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो कोलाइड में एक बात याद रखें, कोलाइड का कण का आकार क्या हो? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नहीं क्या करा, यह सेंटीमीटर दिया था। 1 नैनोमीटर 10 पर पावर माइनस 9 मीटर और 1000 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9 हो गया। नैनोमीटर क्या? 10 पर पावर माइनस 9, 3 सुना गया कितना होगा? माइनस 6 मीटर। माइनस 9 मीटर से माइनस 6 मीटर। इस सेंटीमीटर में 100 सुना करेंगे, इसमें होगा माइनस 7 से माइनस 4 मीटर। माइनस 7 से माइनस 4 मीटर सेंटीमीटर तक। ध्यान दीजिएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में क्या? 10 पर माइनस 9 मीटर। 1000 नैनोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 10 पर पावर माइनस 6 मीटर। अब सेंटीमीटर में डालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा माइनस 7, माइनस हो जाएगा माइनस 4, माइनस 7 से माइनस 4, माइनस 7 से कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस 7 से माइनस 4, मतलब इसको 4 कीजिए तो आंसर मैच कर जाएगा। सामने है 1 नैनोमीटर। गूगल यूट्यूब कहीं से मारिएगा, कोलाइड कण का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर भी मीटर में बदले, मीटर को सेंटीमीटर। सामने आंसर है, फुल कॉन्टेक्स्ट आ दीजिएगा सर, माइनस 4 से माइनस 7 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो हो जाएगा बिलियन, और 1000 से नैनोमीटर से बड़ा होगा निलंबन। तो कोलाइड कण का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। रासायनिक अधिशोषण दाब बढ़ने पर बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? कोई भी अधिशोषण हो वह दाब बढ़ने पर बढ़ता है। और रासायनिक अधिशोषण होता है एक परत में, जबकि भौतिक अधिशोषण का अनेक परत में होता है। अगला देखिए, अगला उत्पन्न सेम आ गया। रासायनिक अधिशोषण कितने परतों में होती है? वीवीआई को सीधी बताइए फास्ट। रासायनिक अधिशोषण कितने परतों में? जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी फास्ट सर। रासायनिक अधिशोषण जल्दी सर। बहुत लंबा चल रहा है सर। पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 था, प्लस क्वेश्चन लेकर आए थे 5 चैप्टर का। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री का, देखना मत भूलिएगा सर। काफी तगड़ा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको 2-3 बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ा कीजिए, काफी स्ट्रांग बनेगा सर। दुनिया की कोई भी कंडीशन हार्ड नहीं है, चाहे मेंस हो, नीट हो, यूपीएससी पीएससी हो, सर आपका एनसीईआरटी से स्टार्ट हुआ है। एनसीईआरटी आपका बेसिक और फंडामेंटल बुक है। ठीक है। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में होती है आपका एक परत। रासायनिक बंधन के कारण होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये रासायनिक बंधन के कारण होता है, जो होता है एक परत में। कितना परत होता है? एक परत में। एक होता है भौतिक अधिशोषण। भौतिक जो होता है आपका वंडरवाल बल के कारण, वंडरवाल बल के कारण भौतिक अधिशोषण आपका होता है वंडरवाल, जो होता है अनेक परत में। अनेक परत में ये सुना होता है अनेक परत में। तो रासायनिक अधिशोषण कितनी परतें में होती है? तो ये होता है एक परत में। और आप ये भी पढ़ते रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन भौतिक क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। भौतिक उत्क्रमणीय हो गया, रासायनिक हो गया अनुत्क्रमणीय। अगला दूध निकल किसका उदाहरण? दूध। देखिए दूध सर एक प्रकार का कोलाइड है, जो मिश्रण है द्रव और द्रव का। द्रव द्रव का मिश्रण क्या है? दूध। दूध का दूसरा नाम होता है पायस। पायस दूध में क्या होता है? पायस। दूध में किसका उदाहरण है? पायस का। सोल निलंबन, तो निलंबन क्या था? मिट्टी और पानी का मिश्रण, जिसका कण का आकार क्या था? 1000 नैनोमीटर से अधिक। पायस। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोग देखें सर, दोबारा सबको अच्छा से रिपीट कर लीजिएगा, शुरू से अंत तक देख लीजिएगा सब क्वेश्चन क्या क्या हम सोल्व किए हैं। आशा को अच्छी तरह 2-3 बार जूम करके देखिएगा, खुद से सोल्व कीजिएगा, तब एक कॉन्फिडेंस आता है। और आप फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक, सबका वीडियो आपको मिलता रहेगा, नोट्स बनाते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बस मेहनत इस तरह करते रहिए सर। देखिए एक दिन रात भर जगने से कुछ नहीं होता है। ये देखिए हम भी अपने मेडिकल लाइन में थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, एम्स में जाने का सपना था, दिन रात पढ़ते थे सर।
मन में एक ही बात था कि इतना ज्यादा पढ़ेंगे कि हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक दिन रात भर जाके पढ़ लिए, अब अगला दिन खास भोजनम चाप उससे कुछ नहीं होता है। एक दिन, एक दिन पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए डेली पढ़िए। एक दिन पढ़ते रहेगा तो एक दिन जरूर कुछ बन जाइएगा। और एक दिन ही पढ़ने से कुछ नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास जारी रखिए। इतना सोशल मीडिया जमाना आ चुका है सर, कोई भी टीचर आपके पास नहीं है, सोशल मीडिया से हेल्प ले सकते हैं। लाइफ में सर परफेक्ट बनना, आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस को जोर रखिएगा। क्रिकेट का मैच ही देख लीजिए, क्या एकाएक ग्राउंड पर उतर जाएगा अच्छा खेलिएगा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। डेली प्रैक्टिस करेंगे, बॉलिंग का हो या बैटिंग का हो तो और शानदार होता है। जितना प्रैक्टिस को अच्छा कीजिएगा उतना आपका हैबिट बनेगा, अच्छा स्कोर होगा। सेम स्टडी में से समझे, पढ़ाई में तो क्रिकेट का मैदान है, डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली और सेट मारते हैं डेली, तो आपका कमांड होगा, सिलेबस पे टॉपिक पे कमांड होगा डेली। और एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़ाई छोड़ दिए तो वो पढ़ाई काम नहीं करता। डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली कॉन्सेप्ट लीजिए, और हमेशा एकांत और एकाग्र रहा कीजिए। अकेला ग्रुपिंग दोस्ती मत रहिए, एकांत में रहकर सुबह शाम थोड़ा सोचा कीजिए अकेले बैठकर, क्योंकि उससे ब्रेन का विकास होता है, ना कि खाने से ब्रेन का विकास होता है। और खाने से ब्रेन का विकास होता, इतना बड़ा आपका स्कूल है, सेंट जोसेफ है, एलन है, वहां पैसा का कोई वेस्ट कर रहा है, बैठे कोई खाता नहीं। तो सोचने से ब्रेन का डेवलप होता है। क्या कलाम क्या वो हाई स्कूल में रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, कोई ना सबसे जीरो से हाई पहुंचे सर। कोई भी स्कूल हो, एनसीईआरटी कॉमन बुक है, सर फुल होता है, बस एनसीईआरटी को अपना समझ कर पढ़िए, दिन रात कर दीजिए, पढ़ाई फिर तुम्हारी मत कीजिए सर, स्ट्रेटजी लाइए। तो आप सही आशा करते हैं, मन लगा पढ़िए सर। अगला वीडियो आपसे मिलते हैं, उसमें आपको ज्यादा जवाब देना है, हम जवाब कम देंगे सर, आपको ही कमेंट में ज्यादा लिखना होगा। फिर मिलते हैं सर आपसे अगले वीडियो में, लेकर आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।